हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश के बोरा। स्वागत है 4 PM के मंच पर और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश कि 4 PM चैनल और न्यूज टाइम दिनेश के बोरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बेहतरीन विश्लेषण को प्रेरित कीजिए। आप लोग ही हमारी प्रेरणा है और आप लोग एक तरह से हमारे लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम आपको जवाब नहीं दे पाते आपके कमेंट्स के, लेकिन हम आप सबका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी प्यार मोहब्बत से कमेंट्स डालते हैं और अपनी फीडबैक देते हैं। इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। आज का टॉपिक, क्या बैंकों का सारा पैसा सिर्फ अडानी के लिए है? जी हां, आजकल अडानी और अंबानी की ही तो चर्चा होती है। चर्चा दोस्तों इसलिए होती है कि जब भारत की जनता गरीबी में पिस रही हो, 5-7 हजार की नौकरी के लिए धक्के खा रही हो, बड़े बड़े इंजीनियर्स 10-12 हजार की नौकरी न पा रहे हों, और उस समय भारत के बड़े उद्योगपतियों की दौलत, दो बड़े उद्योगपतियों की दौलत 70 करोड़ से 100 करोड़ तक प्रति घंटा बढ़े, वो भी कोविड काल के दौरान, जब बहुत सारे दुनिया में बिजनेसेस डाउन हुए, उस समय अडानी साहब की दौलत उन्हीं 2 वर्षों में, कोविड के वर्षों में अथाह गति से बढ़ती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर धुआं है तो आग तो कहीं लगी है। कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, महसूस हो रहा है। दोष लगाया जाता था कि मनमोहन सिंह के टाइम में बैंकों को कॉल किए जाते थे कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आप इतने हजार करोड़ का, इतने सैकड़ों करोड़ का लोन दे दीजिए। कहते हैं ऐसा होता था, लेकिन फिलहाल तो बैंकों का सारा पैसा ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा रहा है, उसी को लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। और उसकी दौलत पिछले 4-5 वर्षों में, 5 वर्ष पहले देखा जाए तो जिस व्यक्ति की दौलत कुछ भी नहीं थी, आज वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, क्या कहते हैं कि बिजनेसमैन बन जाता है। मैंने ऐसी फेरी टेल स्टोरी, ऐसी परी कथा कभी सुनी नहीं। अगर सरकार मुझे भी इतना लोन दे दे तो शायद हो सकता है मैं भी इतनी चीजें, भारत के सारे प्रतिष्ठान खरीद लूं, सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, सारे बिजली घर, सारी फैक्ट्रियां, जो जो मिलता सब खरीद लूंगा। अपने पैसे से नहीं, सरकार जो मुझे लोन देगी उससे। तो क्या सरकार का सारा पैसा, बैंकों का पैसा तो हमारा है, एक्चुअली देखा जाए तो सरकार का भी नहीं है, जो आम इंसान वहां पर जो जाके पैसे जमा करता है। लेकिन जब वो बैंक पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने पे आते हैं तो एक ही व्यक्ति को दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। कमाल की बात यह है कि आज इस आदमी के ऊपर, अडानी के ऊपर लगभग 2.25 लाख करोड़ का लोन है जो उसने बोरोइंग की है। ये 3.25 लाख करोड़ का खर्चा एक वर्ष में भारत सरकार ना तो शिक्षा और, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर कंबाइंड रूप में भी खर्च नहीं करती है। ये वो रेशो है जो ऑलमोस्ट पूरे भारत के जो टैक्स रिवेन्यू आता है उसका लगभग, क्या कह सकते हैं कि आप अप्रोक्सीमेटली 12 से 14% है। ये वो प्रतिशत है जो भारत की आम लोगों की सारी जो बैंकों में पैसा रखा जाता है, एक साल में करीब करीब 8-10 लाख करोड़ की सेविंग होती है, ये उसका भी लगभग 30% हो जाता है। ये वो पैसा है जो भारत की जनता आउट ऑफ पॉकेट जो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करती है सारा का सारा एक वर्ष में, ये इनको लोन दे दिया जाता है। कौन लोग हैं? क्या ऊपर से फोन कॉल्स आते हैं जो एक ही शख्स को लोन दे दिया जाता है? कौन लोग हैं जो इनको फोन करते हैं? वो कौन से बैंक हैं जो इनको लगातार लोन पे लोन दिए जा रहे हैं? कमाल की बात है कि आज से 5 साल पहले
2017 के अंदर उनके ऊपर जो लोन थे वो 1 लाख करोड़ से भी काफी कम थे और आज वो लोन की संख्या 2,60,000 करोड़ से अधिक हो गई है। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस बात को क्रेडिट स्विस ने भी अप्रूव किया कि जो कि दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी है, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एजेंसी है फाइनेंस के एरिया में, कि भाई इतना पैसा तुम्हें दे कौन रहा है? ये जो आपको 1,60,000 करोड़ सिर्फ 5 साल में लोन दिया गया है, ये किसको दिया गया? इतना लोन तो पूरी इंडस्ट्री को बाकी मिला के नहीं दिया गया है। और ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो आपको पैसा मिलता जा रहा है, कभी स्टेट बैंक से हर हफ्ते 10 दिन में खबर आ जाती, किसी और बैंक से खबर आती है कि उनको 5,000 का लोन, 8,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, और अभी होलसिम सीमेंट को खरीदने के लिए 40,000 करोड़ का लोन कंसोर्टियम बना के। साहब, सारे पोर्ट्स आपने खरीद लिए भारत के सारे पावर प्लांट्स आपने खरीद लिए, सारे के सारे ट्रांसमिशन की लाइंस आपने खरीद ली, सारे के सारे एयरपोर्ट्स आपने खरीद लिए। कोई जगह नहीं बचती है, सड़कें, डेटा सेंटर, क्या क्या आप नहीं खरीद रहे हैं भाई? आप तो हर चीज खरीदते जा रहे हैं और खरीदने को पैसे नहीं है तो सरकार शायद कहीं से एक फोन कॉल देती है और कहती है भाई ये हमारे खास आदमी हैं, इनको लोन दे दीजिएगा। अब चाहे अडानी ग्रीन हो, अडानी ट्रांस हो, अडानी एंटरप्राइज हो, अडानी पोर्ट्स हो, अडानी पावर हो, अडानी गैस हो, कुछ भी हो सकता है साहब। और अभी उनका एक नया स्कीम आ गया है, अगले कुछ वर्षों के अंदर $70 बिलियन का एनर्जी ग्रीन का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। आप $70 बिलियन का अंदाजा लगा सकते हैं? 8,000 करोड़ का $1 बिलियन होता है, तो ये टोटल मिला के लगभग आ जाता है 5,60,000 करोड़। ये पूरे भारत का जो रेवेन्यू आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका चौथा हिस्सा है जो उसके अंदर ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। 70 बिलियन, 5,60,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की ताकत भारत के अंदर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, इवन मुकेश अंबानी के अंदर नहीं है। मैं आपको बताऊं, एट वन टाइम ये ताकत बिल गेट्स में भी नहीं है, वॉरेन बुफे के अंदर भी नहीं है, दुनिया की किसी बड़ी कंपनी के अंदर नहीं है कि वो 70 बिलियन का पैसा लगा सके। ये 70 बिलियन कहां से आएंगे आप सोच सकते हैं। अब अडानी साहब का ये 86% जो डेट है वो 5 साल में मैच्योर हो जाएगा, यानी कि जो 1 ट्रिलियन का है। और धीरे धीरे चूंकि अब इनके इंटरेस्ट रेट में वृद्धि होती जा रही है बैंकों की, तो उनकी जो रीपेमेंट है उसके अंदर भी तकलीफ होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप भारत के सारे पोर्ट्स, सारे एयरपोर्ट्स, सारे थर्मल पावर स्टेशंस, सारे के सारे आप क्या कहते हैं कि ग्रीन स्टेशंस, सारे के सारे पावर ट्रांसमिशन, सारी की सारी गैस ट्रांसमिशन की लाइंस, कुछ ऐसा छोड़ा जो आप उसको नहीं देंगे साहब? क्या आप उनके हाथों में हर चीज सौंप देंगे? आप यकीन नहीं मानेंगे अगर मैं उनके फैक्ट्रियों के, मुख्य फैक्ट्रियों के नाम गिनाता हूं। अडानी एंटरप्राइजेस, मार्केट वैल्यू 3,50,000 करोड़। जी हां, 3,50,000 करोड़ मार्केट कैप। अडानी ग्रीन 3,50,000 करोड़ की मार्केट कैप। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप। अडानी पावर 1,50,000 करोड़ का मार्केट कैप। अडानी टोटल गैस 3,80,000 करोड़ का मार्केट, उसका क्या कहते हैं कि रेवेन्यू। अडानी ट्रांसमिशन 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप। अडानी विल्मर, इसका लगभग 944,94,400 करोड़ का मार्केट कैप। अडानी, इसके अलावा मैं बाकियों के भी मार्केट कैप से मैं नाम ही ले लेता हूं। अडानी माइनिंग, अडानी एयरपोर्ट, अडानी न्यू इंडस्ट्री, अडानी कॉनेक्स, अडानी सोलर, अडानी रोड्स, अडानी पेट्रोकेमिकल्स, अडानी डेटा नेटवर्क्स, अडानी कॉपर लिमिटेड, अडानी वाटर, और अब वो अडानी टेलीकॉम के अंदर भी आ गए हैं।
टेलीकॉम से आप समझते होंगे कि यानी कि अब वो 5G 4G की सर्विसेज भी देने जा रहे हैं। और इसी के साथ में वो जो अडानी मीडिया है इनका, जिसके द्वारा अब उन्होंने एनडीटीवी भी खरीद लिया है। ये किसी दिन हो सकता है कि हमारी आज की भारत सरकार ये कहे कि आप यूपी को खरीद लो, बिहार को खरीद लो, गरीब है बहुत बेचारा उसको ले लो, मेघालय को ले लो, कर्नाटक को ले लो, महाराष्ट्र या गुजरात खरीद लो, या फिर दादरा नगर हवेली खरीद लो, चंडीगढ़ खरीद लो। ये नेक्स्ट स्टेप हो सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से देश पूरा का पूरा उनको सौंपा जा रहा है, कुछ बचता ही नहीं इसके बाद तो। और उसके बाद भी बैंक्स लगातार उनको लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। 3.25 लाख करोड़ के लोन, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ये डिक्लेयर नहीं है, उसमें 3 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। ये इतने लोन लेने के बाद इंसान लगातार चीजें खरीदता जा रहा है। लायबिलिटी के आगे लोन मिल रहे हैं, एसेट के आगे नहीं मिल रहे हैं। क्या आपने बैंकों को कभी लायबिलिटी के अगेंस्ट में लोन देते देखा है क्या? अभी बहुत सारी बाहर की कंपनियां भी हैं, वो भी इस माया जाल में फंस रही हैं। आबू धाबी इंटरनेशनल होल्डिंग, वो $500 मिलियन लगा रहे हैं अडानी ग्रीन के अंदर इस समय। और डेट टू कैपिटल रेशो, आप सोच सकते हो कि जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। यहां पर सच कुछ और है, और सच जो है वो विभत्स है। कभी सोचिए, ये व्यक्ति बैंकक्रप्ट हो गया, या ये व्यक्ति जिस दिन अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, या इस व्यक्ति की इस सारी वैल्यू चेन को कुछ हो जाए, तो आप और मैं और जो लाखों करोड़ों इन्वेस्टर जिन्होंने पैसे लगाए हुए इनकी इंडस्ट्री के अंदर, वो तो सड़क पर आ जाएंगे साहब। वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, वो कहीं के रहेंगे ही नहीं। मैं आपको बताऊं, गौतम अडानी 5 साल में दुनिया का तीसरा रिचेस्ट आदमी बन जाता है साहब। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, जो भी मेरी जिंदगी रही है, किसी एक व्यक्ति को 5 सालों में कुछ भी नहीं था और दुनिया का तीसरा रिचेस्ट बनते मैंने नहीं देखा किसी को साहब, नहीं देखा। मैंने इस तादाद से तो बिल गेट्स को भी नहीं देखा, वॉरेन बुफे को भी नहीं देखा, मैंने एप्पल को भी नहीं देखा, मैंने दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी जो है मैंने उनको नहीं देखा, सोनी को नहीं देखा, टोयोटा को नहीं देखा, होंडा को नहीं देखा, जर्मन की बड़ी बड़ी जो जायंट्स हैं उनको मैंने नहीं देखा, मर्सिडीज है, ऑडी है, उनको मैंने नहीं देखा। ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये अचंभित हूं मैं और अचंभित है भारत के लोग। वो कहते हैं कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर इतनी तेज गति से बढ़ सकता है, तो आपको उससे ईर्ष्या करने की, जेलसी करने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न जेलसी या आवश्यकता का नहीं होता दोस्तों। प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या कोई व्यक्ति दुनिया में इतनी तेज गति से प्रगति कर सकता है बिजनेस में, कि वो आदमी जो 5 साल पहले कुछ नहीं है, वो 5 साल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाए? मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं। मैंने अभी आपको बहुत सारी उनकी कंपनियों की मार्केट कैप भी बताई है। और ये कौन सा गुब्बारा है जिसके अंदर लगातार हवा भरती जा रही है, एक के बाद एक एसेट्स भारत सरकार उनको सौंपती जा रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, कुछ बचने लायक है ही नहीं हमारे पास, सब कुछ देने लायक हो गया है। हम ट्रांसमिशन लाइन है, पावर लाइन है, गैस लाइन है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे लाइन है, क्या छोड़ा इन लोगों ने? उसके बाद बाकी सारी हो सकता है कि मॉल्स भी होंगी, सड़कें भी ले लिए होंगी उन्होंने, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकॉम भी चल लिया, मीडिया भी ले लिया। अब एक ही कसर बाकी बची है भाई साहब, प्रधानमंत्री पद पे बैठ जाइए साहब। वो भी हो सकता है 2024 में खाली हो जाए तो वहां भी बैठ जाइए साहब, या हो सकता है किसी ऐसे को बिठा दीजिए जिसे आप चाहें। दरअसल दोस्तों, भारत एक ऐसे काल से गुजर रहा है जहां जिस दिन ये गुब्बारा कभी फट गया तो भारत के लोग ना यहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, और उसका खामियाजा जिन्होंने लोन दिया है बैंकों ने, उन्हें नहीं भुगतना पड़ेगा। जो सरकारें बैठी हैं ऊपर, उन्हें नहीं भुगतना पड़ेगा। वो तो झोला उठा के चले जाएंगे,
लेकिन उसके बाद आने वाली नस्लें इस कर्ज को चुकाते चुकाते मर जाएंगी, कमर टेढ़ी हो जाएगी। आप और मैं उस कर्जे को चुकाएंगे, आप और मैं उस कर्जे को चुकाएंगे। जैसे विजय माल्या भाग गया, जैसे नीरव मोदी भाग गया, जैसे बाकी लोग जो थे वो भाग गए सारे के सारे। क्या पता कल क्या हो जाए। जो व्यक्ति इतनी तीव्र गति से ऊपर जाता है, वो प्रकृति का सिद्धांत है, उतनी तेज गति से नीचे भी आता है। दोस्तों, इस गुब्बारे से सावधान रहने की जरूरत है। ये गुब्बारा जिस दिन फूटा, ये पूरे हिंदुस्तान को डुबोकर जाएगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने इनका साथ दिया, वो लोग जो बैंकों को फोन करते हैं कि अडानी को लोन दो, लोन दो, लोन दो, और इतनी तेज गति से लोन दिए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ से कम के लोन थे 5 साल पहले, अब 2,60,000 करोड़ के, यानी कि 3.25 लाख करोड़ के लोन है साहब। 2.25 लाख करोड़ के लोन इन्हीं 5 सालों में दिए गए। इतने लोन तो साहब बाकी इंडस्ट्री को नहीं दिए जितने एक शख्स को दे दिए। क्या हम अडानी विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम प्रगति विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम किसी की समृद्धि के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम किसी उद्योग के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे चैनल्स उद्योगपतियों के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस ढंग से जो मिटियोरिक राइज लोगों का होता है, जो लोगों को चकाचौंध करता है, जो लोगों की कीमत पर लोन दिए जाते हैं और उसके बेस पे उनका व्यापार फलता और फूलता है, और हिंदुस्तान में ही नहीं, श्रीलंका में भी जाके पोर्ट्स और वहां पे क्या कहते हैं कि एनर्जी सिस्टम खरीद लिए जाते हैं। और तो और अडानी साहब ऑस्ट्रेलिया में जाके कोयले की माइंस खरीद लिए जाते हैं। उसके बाद वहां से जब भारत के अंदर अलग अलग लोगों को भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार बाध्य करती है कि आप बाहर से कोयला आयात करो, और उस कोयला आयात करने में भी जो सबसे बड़ा एजेंट होता है वो अडानी होता है, और उसकी माइन से भी कोयला आता है, एंड ही अरेंजेस अ कोल फ्रॉम अदर माइंस आल्सो इन द कंट्री, अदर कंट्रीज। और फिर उसके ऊपर भारत सरकार तुरंत आयातित कोयले के ऊपर ड्यूटी कम कर देती है ताकि उसको फायदा मिल सके। ये सब एक चक्र है, एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, जहां पर सत्ता और उद्योग जब आपस में हाथ मिलाते हैं तो वहां पर जो चोट पड़ती है वो बैंकों पर पड़ती है, और बैंकों पर चोट पड़ने का मतलब है कि भारत के आम आदमी पर चोट पड़ती है। आज मैं भी चला जाऊं बैंक के पास, मैं भी कहूंगा मुझे भी एक एयरपोर्ट लेना है, मुझे एक आप लोन दे दीजिए, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, मैं भी ले लूंगा। फिर कहूंगा मेरे पास ये प्रॉपर्टी बन गई, इसके अगेंस्ट एक 20,000 करोड़ का लोन दे दो। फिर कहूंगा एक 10,000 करोड़ का और एक लोन दे दो। फिर 30,000 करोड़ का एक और लोन दे दो। एसेट के अगेंस्ट नहीं, लाइबिलिटीज के अगेंस्ट लोन पे लोन, लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। कौन फोन कॉल कर रहा है अभी? किसके फोन आ रहे हैं बैंकों को? किसके नाम से अडानी के जो कई लोन्स हैं राइट ऑफ हुए हैं? एक दिन, एक दिन जब कपाट खुलेंगे तो बहुत सारे स्केलेटन बाहर आएंगे। जब बहुत सारे स्केलेटन बाहर आएंगे तो सारे तथ्य बाहर निकल के आएंगे। सच और झूठ का फैसला होगा कि कोई व्यक्ति जो इतनी तीव्र गति से ऊपर जाता है वो कैसे जा सकता है। उसकी तीव्र गति देख के तो मुकेश अंबानी भी हैरान है। उनको तो यहां तक पहुंचने में 30 साल लगे हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो 3-4 सालों के अंदर कहां से कहां पहुंच गया। हो सकता है अंदर से मुकेश अंबानी भी सोचते होंगे कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी या वो पद्धति नहीं अपनाई जो अडानी अपना रहा है। दोस्तों, सावधान रहने का समय आ गया है। भारत किसी भी विपत्ति में घिर सकता है इस लोन की बदौलत, और कहीं ना कहीं बाद में शब फिर कोई ऐसी खबर मिलेगी कि फिर कोई व्यक्ति भारत छोड़कर चला गया। क्या पता कब क्या हो जाए, लेकिन हर जगह से एक षड्यंत्र की बू तो आ रही है। यही सच है जो मैंने आपको बताया। फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, और हां, फिर आपसे गुजारिश, 4 PM को और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के यूट्यूब चैनल्स को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि बेहतरीन पत्रकारिता आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।